हाँ तो मेरे फ्यूचर एसएससी ऑफिसर्स कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पैनल वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया पेपर। तो आज का जो पेपर होगा दोस्तों वो 7 मार्च 2020 आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। हम देखेंगे इस पेपर का क्वांट सेक्शन इस वीडियो में। तो दोस्तों 1 to 25 सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे हम। तो कॉपी और पेन आप लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 में आपको कहा गया इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन एज। तो आपको पता है दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब आपका अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो सर्कल का एरिया भी डिक्रीज होना दोस्तों बिल्कुल स्वाभाविक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो डिक्रीज होगा वो रेडियस की वजह से होगा सिर्फ यानी कि पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। जो नई रेडियस होगी उसके हिसाब से नया एरिया, न्यू एरिया। आपको कहा गया 11% डिक्रीज हो रहा है, यानी 11 को हम लिख सकते हैं 11/100। इसका मतलब हो गया कि अगर रेडियस 100 है तो वो 100 से 89 हो जा रही है। सिमिलरली आपका 2 बार रेडियस है यहाँ पर, तो ये आप लिख सकते हैं 100 से 89 अगेन हो गई। तो ये आप पे आ गया आपका 10⁴ से जो एरिया था वो आपका हो गया 89 का होल स्क्वायर। तो आपका चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा। चेंज इन एरिया हो जाएगा आपका 10⁴ माइनस 89 की पावर 4 अपॉन 10⁴ ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो ये दोस्तों चेंज इन एरिया जो है परसेंटेज चेंज इन एरिया हो गया ये। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों कैसे, ये 89 के पावर 2 आएगा दोस्तों 89 स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 9 की पावर 2 यानी कि 81। तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 89 के स्क्वायर की 1। और यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट 0 और आप लास्ट में से 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली आपके पास आएगा 9। तो यहाँ पर 9 जो है लास्ट में जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया, यानी 20.79% जो होगा आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n। देखिए दोस्तों एसएससी लैंग्वेज के साथ किस तरह से खेलना चाहिए। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है इस तरह से नहीं फॉर्म हो सकता। इफ 7 डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहिए, बट उन्होंने क्या लिखा है इफ 7 डिवाइडेड ए पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब कि n को जो है 7 ने डिवाइड किया अगर तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। द रिमाइंडर इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 1 डिवाइडेड बाय 7। तो इन केस इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको करना क्या है दोस्तों। आप जो n है आपका उसको 2 ही मान लीजिए, यानी कि रिमाइंडर ऑफ 2 डिवाइड बाई 7 विल बी इक्वल्स टू 2। अब आपको कहा गया कि आप जो नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि आपका जो रिमाइंडर आए वो 0 आए अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो उसे। तो आप 2 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको 7/7 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा अगर आप निकालेंगे तो 0, जो कि हमारे को क्वेश्चन में कहा गया था। तो आपने क्या ऐड किया 5 ऐड किया नंबर में, यानी कि n+5 अगर आप चेक करेंगे तो वो डिवाइड करने पे 7 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देने वाला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा। इसमें कहा गया एक्सपांड x+3+y+5 का होल क्यूब। यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों a+b का होल क्यूब आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि ये होता है इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इस टर्म को तो ये आ जाएगा आपका x³ / 27 + y³ / 125 + 3xy/ 5 3 15 इंटू x/3 + y/5। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x³ / 27 + y³ / 125 + x² y/15 + xy² 3 से यहाँ पे आप नीचे काटोगे तो 5 हो जाएगा और y 5 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 25 मिल जाएगा, यानी कि xy² + 25 xy² 25। आप अगर ऑप्शंस चेक करो यहाँ पर तो नीचे 27, यहाँ तो ऑप्शन सी में तो 25 ही है, सिर्फ सब में 27 है। देन यहाँ पर 25 है तो y³ के साथ यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। देन चेक करते हैं x² y के साथ क्या है। x² y के साथ 15 आना चाहिए और 15 है आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। और xy² के साथ आपका नीचे है 25, तो यहाँ पर आपका 25 है xy² के साथ। यहाँ तो दोस्तों xy था तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, आपका बचा ऑप्शन नंबर बी x³ / 27 + y x² y/15 + xy² / 25 + y³ / 125। Now moving to the next question, question number 4. Fourth question is from time and work। इसमें कहा गया a contract is to be completed in 75 days and 187 men are to work 15 hours per day. After 65 days
3/5 of the work is completed. How many additional man may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 17 hours per day. तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं MDH यानी कि M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला तब लगाया जा सकता है अगर नेचर ऑफ वर्क सेम हो, और यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क सेम ही है। यहाँ पर कहा क्या गया है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसको 75 डेज में काम कंप्लीट कराना था, तो उसने 187 मैन्स को एम्प्लॉय किया 15 आवर्स पर डे काम कराते हुए, कि वो 15 आवर्स पर डे काम करेंगे और 187 मैन्स टोटल एम्प्लॉय करके वो चाहता था कि वो 75 डेज में कंप्लीट कर ले काम। बट हुआ क्या, 65 डेज में उसका काम 3/5 ऑफ द वर्क ही कंप्लीट हो पाया। अब उसको लगा कि 10 डेज में काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करे और कहा सब लोगों को, जो पहले काम करे थे उनको भी और जो नए आए वो उनको भी, कि आप 17 आवर्स पर डे काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहा गया पहले 65 डेज, पहले कितने मैन काम करे थे, 187 मैन काम करे थे 65 डेज तक, और कितने आवर्स के लिए, 15 आवर्स के लिए। तो टोटल वर्क कंप्लीट हुआ था आपका 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका M2 टोटल 187 प्लस X मैन और एम्प्लॉय कर दिए गए, और वो 10 दिन तक काम करेंगे। रिमेनिंग तो टोटल 10 डेज ही हैं, और कितने घंटे काम करेंगे दोस्तों, 17 आवर्स काम करेंगे। तो काम टोटल जो रिमेनिंग बचा हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग कितना वर्क बचा हुआ है, 2/5 रिमेनिंग वर्क बचा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों 17 से, अगर हम इसे डिवाइड करें 17 × 17 17 × 17, देन यहाँ से हम डिवाइड करें 5 से, 5 × 10, और आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 5 3 × 15 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बचा गया यहाँ पर 65 × 11 इक्वल्स टू 187 प्लस X। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 5 1 एंड 7 715 इक्वल्स टू 187 प्लस X। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 715 माइनस 187, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 में से 7 गए 8 बचे, और आपका बचा 10 में से 8 गए 2 बचे, और 6 में से 1 गया 5 बचा। 528 एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय करने पड़ गए 10 दिन के लिए। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया 528, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा। इसमें कहा गया आपको a² + b² + c² की वैल्यू 300 है, ab + bc + ca की वैल्यू 50 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। तो आपको पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू और यहाँ पर पता है आपको इसकी वैल्यू, तो ये आप पुट कर दीजिए 300 + 2 × 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 400, एंड a + b + c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √400 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इसमें कहा गया द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, द बेस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो दोस्तों पेरीमीटर आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का दिया गया है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और इसमें हमारी AB साइड इक्वल टू AC है, हमने मान लिया। इसका पेरीमीटर दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, अगर बेस 18 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स क्या होगी दोस्तों, पेरीमीटर क्या होगा, दो लेंथ तो इक्वल होंगी, यानी कि ये अगर A है ये भी A होगी, तो 2A + 18 की वैल्यू 50 है, आपका A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2A की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 - 18 दैट विल बी इक्वल्स टू, आप माइनस करोगे तो 32, और A की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 16, तो A की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई, तो इक्वल साइड्स हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर ईच की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 18 मैन कैन कट अ फील्ड इन 35 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन कट द सेम फील्ड। तो अगेन MDH का यूज करेंगे हम। 18 मैन आपके 35 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो 21 मैन आपके लेट्स सपोज x डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो x डेज का वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 × 35 अपॉन 21, 7 × 21, 7 × 5 35, 3 × 18, 6 × 5 30, तो 13 डेज में 21 मैन कंप्लीट कर देंगे वर्क को। तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, CISI क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो अटेंशन आ जाइए, एकदम अटेंशन में आ जाइए। इसको मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही ईजी मेथड से, बहुत ईजी मेथड। इससे ईजी मेथड मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा आपको, या कोई भी आपको बता सकता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, आपको कहा गया कि एक अमाउंट जो है, जिस बी अमाउंट जो है आपका 1250 हो जाता है 1 साल बाद, और वही अमाउंट जो है 3 साल बाद क्या होता है, हो जाता है 1458। तो मैं कहूँगा 2 साल में 1250 से आपका अमाउंट 1458 हुआ होगा, ये भी मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है अगर रेट 10% है लेट सपोज, तो उसका मतलब होता है कि 10 की चीज़ आपकी 11 हो जाती है एक साल में। अगर आप 2 साल की बात करोगे तो 100 की चीज़ आपकी 121 हो जाएगी उसी रेट से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे 2 साल की दी हो और मुझे 1 साल की निकालनी हो तो मैं दोनों का अंडर रूट निकाल लूँगा, यानी कि 10 की आ जाएगी, 1 साल की आ जाएगी, मेरे को 10 से 11 हो जा रही है और मुझे एक्चुअल रेट पता लग जाएगा यहाँ पे। तो अब रही इसमें बात, तो अगर मैं कहूँ 1250 से कोई अमाउंट आपका 2 साल में 1458 हो गया है, तो मैं रेट यहाँ से बता सकता हूँ कैसे। अंडर रूट ऑफ 1250 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1458 जो होगा ये आपका बताएगा कि आपका अमाउंट कितने से कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पे से सॉल्व करोगे तो डिवाइड कर लीजिए यहाँ से 2 से, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 625 अपॉन 729। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 2725। यानी कि आप बोल रहे हो दोस्तों यहाँ से 25 की चीज़ जो है आपकी 27 हो जा रही है, यानी कि 2 का इंक्रीज हो जा रहा है 25 पे। तो रेट कितना आ गया दोस्तों यहाँ से 25 चौक 8% का। तो 8% का आपके पास रेट आ गया है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास रेट भी है, बस आपके पास क्या नहीं है दोस्तों, आपके पास प्रिंसिपल नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है और सब कुछ आपके पास है दोस्तों। यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर में भी सेम रेट से दोस्तों पी जो है 1250 हुआ होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 25 से आपका ये 27 हुआ होगा। 27 की वैल्यू आपके पास 1250 दी गई है, आपको 25 की वैल्यू चाहिए। तो अगर 27 की वैल्यू 1250 है तो 25 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1250 अपॉन 27 इंटू 25। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 1250 अपॉन 27 इंटू 25 इंटू आर यानी कि 8 इंटू टाइम इंटू 25, 25 2 27/5 फॉर्म लिख सकते हैं 27/5 अपॉन 100 यानी कि 100 यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। 27 से आपका 27 कट गया, 25 से 4 जा 100 कट गया, 4 2 जा 8 हो गया और 5 से आप काटोगे तो इसका आ जाएगा आपका 250। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आ गया आपका ₹500। तो वेरी गुड क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी इजी मेथड। तो दोस्तों इस टाइप से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से जानने लगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है, और अगर आप पूरा का पूरा प्रिंसिपल निकालने लगे तो भी आपका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपका पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, एंड में भी आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में ही आएगा। और अगर आपने ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया तो वो 500 से 520 या 480 होने में देर नहीं लगेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। The two trains leave Varanasi for Lucknow at 11 a.m. and at 11:30 a.m. respectively and travel at a speed of 110 km per hour and 140 km per hour respectively. How many kilometers from Varanasi will both trains meet? तो हमें कहा क्या गया, ये लेट सपोज वाराणसी है और ये लेट सपोज लखनऊ है। तो यहाँ से एक ट्रेन 11 बजे चलती है और यहाँ से ही एक ट्रेन 11:30 पे चलती है। जो 11 बजे चलती है उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, और एक जो 11:30 पे चल रही है वो उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा कि अब पूछा गया कि जब वो मीट करेंगी, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, तो वाराणसी से वो कितनी दूरी पे ऐसा क्रॉस कर रही होंगी एक दूसरे को। ये मूवमेंट कब आएगा दोस्तों, जब ये मूवमेंट आएगा तो वाराणसी से कितनी दूर होंगी ट्रेन। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 110 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन आपका हाफ आवर जो है स्टार्टिंग में चलेगी। हाफ आवर वो स्टार्टिंग में चलेगी, इसका मतलब ये हो गया आपका कि वो 110 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 110 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है तो 30 मिनट्स में कितना चलेगी, 30 मिनट्स में चलेगी वो हाफ ऑफ 110 यानी कि आपका 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर डिस्टेंस चला जा चुका है दोस्तों, और 55 किलोमीटर डिस्टेंस को ही जो दोनों ट्रेन हैं उनको रिलेटिवली कवर करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपका जो कवर करना है वो उनके बीच का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। और इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोस्तों, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 140 माइनस 110 दैट विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका टाइम जो लगेगा मीटिंग टाइम हो जाएगा आपका, मीटिंग टाइम 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद होगा दोस्तों, क्योंकि 11:30 बजे दोनों जो है चलेंगी, दोनों ही चलना स्टार्ट कर देंगे, दोनों ट्रेन जो है वही चलना स्टार्ट कर देंगे। तो मीटिंग टाइम हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस यानी 55 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड दैट विल बी इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5, 11/6 आवर्स में दोस्तों दोनों ट्रेन मिल लेंगी एक दूसरे को। तो टोटल आपका वाराणसी से
अगर मैं ये कहूँ कि 11:30 बजे ये वाली ट्रेन, जो ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसने चलना शुरू किया होगा, तो वो 11/6 घंटे में 11/6 आवर्स में मीट करेगी, यहाँ पर आ जाएगी 11/6 आवर्स में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 140, टाइम कितना है 11/6 आवर्स। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 हैं, ये आपका आ गया दोस्तों 2 7 14 0, यानी कि 770/3, दैट विल बी इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 2/3, 256 होल 2/3 किलोमीटर्स। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है आपका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें बड़े ही आराम से तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 17/4 डिवाइडेड बाई, और ऑफ है यहाँ पे तो 3/5 इंटू 2 8 16 और 17/2। ये आपका हो गया दोस्तों 17 51, 51/10 डिवाइड बाई 17/4। आप इसे डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 ऊपर और नीचे आ जाएगा 51। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 17 51 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यहाँ से आ गया आपका 5/6। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई आपकी 5/6। अब इसे फर्दर सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका 8 एकम 8 और 1 9/8 9/8 डिवाइड बाई 5/6 माइनस 2/5 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 4/3 डिवाइड बाई 4/5 और ऑफ है यहाँ पे, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 एकम 3 2 5/3 इंटू 5/3 प्लस 11/20। आपका यहाँ से 5 से 5 कट गया, यानी कि 4/3 बचा। अब आप देखेंगे, अब हम चलते हैं सीधा डिवाइड को सॉल्व करने। ये हो गया आपका 9/8 इंटू 6/5 हो जाएगा, ये माइनस 2/5 इंटू 4/3 था, और ये भी आपका डिवाइड साइन है तो यानी डिवाइड है, ये आपका उल्टा कर लेंगे हम इसको, इंटू 3/4 हो जाएगा प्लस 11/20। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, आपका यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 आ गया। आपका बचा दोस्तों 9 3 जा 27/5 4 जा 20 माइनस 2/5 आपका इंटू 1 बचा है यहाँ पर, तो 2/5 प्लस 11/20 बचा। अगर आप यहाँ से 20 एलसीएम में ले लें तो आपको बचेगा 27 माइनस 8 प्लस 11, दैट विल बी इक्वल्स टू 7 और 1 8 28 और 10 38 और 38 में से 8 गए 30 30/20, यानी कि आपका 3/2 जो होगा फाइनल आंसर होगा। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 होल 1/2। So 1 whole 1/2 है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन इज फ्रॉम डीआई। इसमें कहा गया द फॉलोइंग टेबल शोज द एज वाइज ब्रांड ओनरशिप ऑफ मोबाइल फोन हैंडसेट्स। इफ अ टोटल ऑफ 5000 C mobile phone sets are sold till date, then how many are more than 1 year old? 1 year old अगर हम C पे जाएं और 1 year old को देखें तो 1 year old है 10%, मोर देन 1 year old कहा गया है हमें, तो टोटल 100% में से 10% अगर 1 year old है तो मोर देन 1 year old हो जाएंगे आपके 90%। और आपको कहा गया था कि टोटल C मोबाइल जो है वो 5000 पीसेज हैं, यानी कि 90% ऑफ 5000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4500। तो 4500 जो है आपके ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो सी मोबाइल फ़ोन्स सी ब्रांड के हैं और आपके 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योमेट्री। इसमें कहा गया इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS RM परपेंडिकुलर टू QS PN परपेंडिकुलर टू QS equals to 6 cm if RM equals to 3 cm and PN equals to 2 cm, then the area of PQRS is what? तो आपको दिया गया यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका S। अब आपको कहा गया दोस्तों कि RM इज परपेंडिकुलर टू QS। अगर हम QS को ज्वाइन कर दें तो RM परपेंडिकुलर टू QS है यहाँ पर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। देन PN परपेंडिकुलर टू QS, PN परपेंडिकुलर टू QS, और आपको कहा गया RM की वैल्यू जो है, RM ये है और ये हो गया आपका PN की 2 वैल्यू है, RM की 3 वैल्यू है और QS की वैल्यू है आपकी 6। तो आपको पूछा गया है एरिया ऑफ PQRS क्या होगा। एरिया ऑफ PQRS क्या होगा दोस्तों, ट्राइंगल PQS का एरिया प्लस ट्राइंगल RQS का एरिया, इन दोनों का जो एरिया होगा उनका सम होगा दोस्तों टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 6, ये आपका आ गया दोस्तों हाफ इंटू 6 और 2 प्लस 3 यानी 5, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15,
15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 13 क्वेश्चन में कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर अ शॉपकीपर वाइज एक्स. He marked them 15% above the cost price. Finally, he sold the goods at a discount of 25%. What is his profit slash loss percent? तो मैंने पहले ही बताया आपको MP अपॉन CP का डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे हम. MP अपॉन CP क्या होता है दोस्तों? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ये आपका आ जाएगा दोस्तों MP अपॉन CP. MP अपॉन CP हो जाएगा आपका 15% को आप क्या लिख सकते हो? 15% को आप लिख सकते हो 3/20. तो 3/20 लिख सकते हो आप. तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर CP हमारा 20 है तो आपका MP जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा. ये आपका 100 माइनस डिस्काउंट 25% दिया गया था. तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है यहाँ पे दोस्तों. तो डिस्काउंट परसेंट है 25%, यानी आपका आ गया 75 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस आपका साथ में चले गई. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 पंजे 25. ये हो गया आपका दोस्तों 15 इंटू 23/4 इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट. ये आपका आ जाएगा दोस्तों 15 या 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 30, 30 4 34, 345/4. ये आपका आ जाएगा 4 पंजे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और ये हो गया आपका 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20. तो ये आपका आ गया 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट. अब आपको दिख गया यहाँ पे वैल्यू 100 से कम है तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि लॉस हुआ है. और लॉस कितना हुआ है दोस्तों? लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू 100 minus 86.25 that will be equals to 13.75% loss. So 13.75% loss हो गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 14 क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. इसमें कहा गया इफ sin a plus cos a upon cos a equals to 17/12 then the value of 1 minus cos a upon sin a is what? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप cos a से इसको डिवाइड कर दो. cos a से आप डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा tan a plus 1 equals to 17/12. अब आपको यहाँ पे tan a plus 1 equals to 17/12 मिल गया तो आपको tan a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 17 minus 12 upon 12 that will be equals to 5/12. tan a tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ से p आ गया आपका 5 और बेस आ गया आपका 12. हाइपोटेन्यूज आपको पता लग जाएगा 5, 12 और 13 का जो होता है ट्रिपलेट होता है तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 13. हाइपोटेन्यूज 13 आ गया यहाँ से. तो आपको पता है साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13 और कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/13. तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी इस टर्म की 1 माइनस कॉस यानी 12/13 अपॉन 1 माइनस 5/13. इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13 में से 12 गए, यानी कि ये हो गया आपका दोस्तों 1/13 अपॉन 13 में से आपके अगर गया 5 सॉरी नीचे तो सिर्फ साइन है दोस्तों, 1 माइनस नहीं करना, सीधे 5/13 हो गया. तो आपका 13 से 13 कट गया, आपका बचा 1/5 और 1/5 कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. तो इसी की तरह से दोस्तों आपके एक के बाद एक क्वेश्चन हम सारे के सारे कराते जाएंगे. आपको मजा आ रहा होगा. ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कॉन्सेप्चुअली ये पेपर अच्छा है. कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आ गए हैं इसमें, बट कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं. जैसे हमने SICI क्वेश्चन देखा और आपको मजा भी आया होगा दोस्तों उस टाइप से अप्रोच करने में. क्वेश्चन को अगर आप करते हैं उस टाइप से अप्रोच तो आपको बहुत टाइम बचने वाला है नो डाउट एग्जाम हॉल में. और टाइम ही दोस्तों मेन की है आपके सिलेक्शन की SSC में, क्योंकि कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं. तो 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? द पीरियड व्हिच हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर इज व्हाट? तो अगर हम देखें यहाँ पे 625 से 690 हुआ है, यहाँ से 690 से 725 हुआ है, 725 से 775 हुआ है और 775 से 815 हुआ है. तो अगेन आपका टाइम वेस्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पर, और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. कैसे नहीं करना है दोस्तों? अगर आप देखें यहाँ पे 690 में से आप 625 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 65 अपॉन 625. ये इतना इंक्रीज हुआ है आपका 15-16 में. अगर मैं 16-17 की बात करूं तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है? 725 और इसे 690 है तो आपका 35 का इंक्रीज हुआ है 690 से. अब मैं 17-18 की बात करूंगा यहाँ पे तो ये 775 से 725 यानी कि 50 अपॉन 725 का इंक्रीज हुआ है. और यहाँ पर क्या करेंगे 18-19 में 815 से 775 हुआ है. ये हो गया आपका दोस्तों 25 और 35 प्लस 10 40. ये हो गया आपका 40/775. अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में दिया है 625 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है बड़ा. अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो आपका तो आप बोल सकते हो कि आपका जो दो अगर आपके पास फ्रैक्शंस है उनमें एक डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर सेम है
तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हुई, और अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर जहाँ पे बड़ा होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों के दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इनसे ये वाला बड़ा होगा। अब इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक जगह पे छोटा है न्यूमरेटर और एक जगह पे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे हम? ये हो गया दोस्तों आपका 65/625, इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, और ये हो गया आपका दोस्तों 5 तिया 15, और ये हो गया आपका दोस्तों 125। अब आपका पास आ गया 13/125 इंटू 100%, ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 13 चौक 52/5, यानी कि 5 एकम 5 0, 10 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गया दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन, 10% के ऊपर आ गया है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो 35/690 इंटू 100 है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 0 से तो 0 कट गया दोस्तों। अगर आप इस 69 को 70 मान लो थोड़ी देर के लिए, 70 थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 70 इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 35, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5% 6% के आसपास हमने 70 माना है। तो 69 अगर मानेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास, 6% 7% के आसपास ये वैल्यू फ्रैक्शन जो होगी वो देगी। और यहाँ पर है आपका 10%, तो आप बोल सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो 15-16 पीरियड में हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या कहा गया? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2016 टू 2019। 16 to 19 आपको एम्प्लॉयज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो बताए गए हैं। इन विच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से साल में आपके सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 500 आपका इसमें इस वाले कॉलम में सबसे कम 500 है, इस वाले कॉलम में आपका 130 सबसे कम है, इस वाले कॉलम में आपका 50 सबसे कम है, और इस वाले कॉलम में आपका 145 इससे थोड़ा सा ज़्यादा है बट, और सबसे टोटल कम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 500 है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, मतलब बहुत कम है। तो आप 16 को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो कि 16 तो दोस्तों होगा ही नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाला ईयर। अब 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 900 इन तीनों में अगर आप देखोगे तो 940 सबसे कम है, 146 यहाँ पे सबसे कम है, 60 सबसे कम है यहाँ पे, और 140 सबसे कम है। तो आपका 2017 ईयर भी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब 18 और 19 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये कम है और यहाँ पर भी कम है। यहाँ पर अगर कम है और यहाँ पर आपका ये ज़्यादा है और यहाँ पर आपका टोटल कम है। यहाँ पर कितना कम है दोस्तों? यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना ज़्यादा है आपका? यहाँ पर ज़्यादा है आपका, टोटल सिर्फ और सिर्फ 10 ज़्यादा है। अगर आपको 10 कहीं से मिल जाए तो आप बोल सकते हो कि 19 में तो डायरेक्टली एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा थे। तो अगर आप यहाँ पे जो है 1010 को 1000 लिख लो और ये आपका जो है 10 इधर दे दो, यानी कि 160 हो गया। यहाँ पर आपके फिर बराबर एम्प्लॉयज़ होगा और यहाँ पर आपके कम कम एम्प्लॉयज़ हो गए। तो टोटल आप बोल सकते हो 2019 में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया? 17 क्वेश्चन का क्या कह रहा है आपका? इन अ ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DEF are the midpoints of sides AB, BC and CA. AB, BC and CA के midpoints हैं आपके DE और F, DE और F। और आपको कहा गया कि AB अगर 12 है, BC अगर 20 है और CA आपका 15 है, तो आपको पूछा गया हाफ ऑफ DE प्लस EF प्लस BF की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इनको ज्वाइन करोगे दोस्तों तो आपको पता है अगर मिड पॉइंट्स पे अगर हम दो लाइंस को ज्वाइन करें तो वो पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, और पैरेलल लाइंस आपको जैसे ही पता लगेगा, यानी कि DE पैरेलल हो जाएगी आपके AC के, DF पैरेलल हो जाएगी आपकी BC के, और EF पैरेलल हो जाएगी आपकी BA के। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा दोस्तों कि आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल्स जो होंगे सिमिलर होंगे। ये वाला ट्राइंगल ADF जो होगा ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा, ट्राइंगल CFE जो होगा वो CAB के सिमिलर होगा, और सिमिलर वे में ये ट्राइंगल आपको पूरे ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो रेशियो जो होते हैं ट्राइंगल्स के वो भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हाफ है रेशियो, ये 1 है, ये भी 1 है रेशियो, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स थे, तो टोटल ये वाला इसकी लेंथ 1 हो गई और टोटल की लेंथ आपकी 2 है। ये यहाँ पे हाफ रेशियो है, तो DF का रेशियो और BC के साथ भी हाफ ही होगा दोस्तों। यानी कि आप बोल सकते हो BC विल बी इक्वल्स टू, या सॉरी DF विल बी इक्वल्स टू BC/2, और आपका DE विल बी इक्वल्स टू AC/2, और बचा कौन सा? EF विल बी इक्वल्स टू AB/2। तो आपको यहाँ से मिल गया इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों? AB प्लस BC प्लस CA/2।
इनका सम हो जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, और ए बी की वैल्यू 12 दी है, बी सी की वैल्यू 20 दी गई है और सी ए की वैल्यू 15 दी गई है। तो आपका ये टर्म जो हो गया डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 12 प्लस 15 बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 5 37 और 10 47, 47/4। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो 11.75 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। अगर यहाँ पर आपको दिया गया 3 sec थीटा, इफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 7 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, देन वैल्यू ऑफ cosec 2 थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा प्लस cot थीटा इज व्हाट। तो आपको इक्वेशन दी गई है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 7। अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रख दो, थीटा की वैल्यू 45 रख दो, तो आपको मिलेगा 3 इंटू sec 45 होता है आपका, sec 45 होता है √2, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 प्लस tan 45 होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका 3 2 6, 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका थीटा 45 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहाँ पर अगर 45 डिग्री वैल्यूज पुट कर दें तो cosec 45 इंटू 2 यानी कि cosec 90 प्लस cos 45 अपॉन साइन 90 प्लस cot 45। cosec 90 होता है आपका 1, तो 1 लिख दिया हमने। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है आपका 1/√2 अपॉन साइन 90 आपका अगेन 1 होता है एंड cot 45 होता है आपका दोस्तों 1। तो ये आपका आ गया दोस्तों √2 प्लस 1 अपॉन √2 और अपॉन में है ये 2, तो ये आपका आ गया दोस्तों √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। आप √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 4। 2 प्लस √2 अपॉन 4 है आपका ऑप्शन नंबर सी। बट आपको दोस्तों जिन लोगों का इस दिन पेपर था उनको मैं बता दूं, यहाँ पर एसएससी ने ऑप्शन ए दिया हुआ था, जबकि ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको सबको अवार्ड मिलेंगे, अवार्ड होंगे मार्क्स दोस्तों, तो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस क्वेश्चन टू ऑल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर टोटल मंथली इनकम। यानी कि अगर मैं कहीं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड her monthly savings increases by 9.3/8%, then the percentage increase in her monthly expenditure is what। तो यहाँ पे क्या गया, अनु जो है 68% अपनी मंथली इनकम का एक्सपेंड कर देती है, यानी कि 100 अगर उसकी मंथली इनकम है तो इस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपकी इनकम और यहाँ पे फाइनल आपकी सेविंग्स आ गई। तो आपका 68 अगर स्पेंड कर दिया है तो सेविंग्स हो जाएंगे आपकी 32। गॉट इट दोस्तों। अब आपको कहा गया कि इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो जा रही है, यानी कि इनकम हो गई 120, और कहा गया यहाँ पर आपको जो मंथली सेविंग है वो 9.3/8% बढ़ जा रही है, यानी कि 8 9 से 72, 72 प्लस 3 हो गया आपका 75, 75/800, यानी इसको आप लिख सकते हैं 25 या 75 और 25 या 75 और 25 नहीं 50, 3/32, यानी कि अगर 32 सेविंग है तो वो 3 बढ़ जाएंगी, यानी कि आपका 3 इंक्रीज होने के बाद ये सेविंग हो जाएंगी 35। तो 120 माइनस 135 अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गए 5 बचे और 11 में से 3 गए 8 बचे, 85 हो गया दोस्तों। तो 68 से 85 हो गया है एक्सपेंडिचर, तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 17 इंक्रीज होगा दोस्तों 68 से 85 में, 17 इंक्रीज हुआ है और 68 पे इंक्रीज हुआ है इंटू 100, 17 चौका 68 और टोटल इंक्रीज हो गया दोस्तों 25%। तो 25% इज द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इन आवर मंथली एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 20th क्वेश्चन में कहा गया है इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट्स एंड दिस एरिया इज 150 स्क्वायर यूनिट्स, देन हाउ मेनी यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड। तो वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पैरीमीटर होता है आपका ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, इसकी वैल्यू दी गई आपको 50 और एल बी की वैल्यू दे दी है आपको 150। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो l प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे दोस्तों तो 15 और अगर मैं 10 वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे 15 पुट कर दूँ, यहाँ पे 10 पुट कर दूँ, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पता लग गया दोस्तों, एक लेंथ जो है आपकी 15 है और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 10। तो आपको पूछा गया कि लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कौन सी होती है, ब्रेथ होती है, तो ब्रेथ की लेंथ कितनी है 10। तो 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 21 क्वेश्चन में कहा गया ए मैन बाइज टू वॉचेज ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 800 रुपीज। He sells both watches at the same selling price and earns a profit of 18% on watch A and incurs a loss of 22% on watch B. What are the cost prices of the two watches? ये पूछा गया आपको दोस्तों। कॉस्ट प्राइसेस क्या हैं वॉचेज के? अब एक पर्सन है जिसने टोटल कॉस्ट प्राइस दो वॉचेज का पे किया है 800 रुपीज़। उसको सेल करने पे अगर वो पहली वॉच को सेल करता है तो उसको 18% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वॉच को सेल करता है तो उसको 22% का लॉस होता है। अब आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द टू वॉचेस। तो दोनों वॉचेस का कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों, ये पूछा गया आपको। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अगर यहाँ पर आपको पता लगता है सेलिंग प्राइस सेम है तो आप बोल सकते हो कि 118% ऑफ सी पी, 118% ऑफ सी पी मतलब सी पी फर्स्ट वॉच का, सी पी ए बोल देते हैं उसको, फर्स्ट वॉच के सी पी को, और 100 - 22 यानी कि आपका आ गया दोस्तों 78, तो इक्वल टू 78% ऑफ सी पी बी होगा दोस्तों। तो सी पी ए अपॉन सी पी बी कितना आ गया? सी पी ए अपॉन सी पी बी आ गया यहाँ से आपका 78/118। तो ये आपका अगर आप 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ये आपका अगर 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। अगर आप इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लें दोस्तों, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कैसे करेंगे? इसको 40 कर लो, इसको 60 कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 2:3। तो सी पी ए और सी पी बी का रेशियो 2:3 हो जाएगा अगर, तो आप बोल सकते हो कि वॉच ए का प्राइस कितना हो जाएगा? वॉच ए का प्राइस हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 800, और वॉच बी का प्राइस कितना हो जाएगा? वॉच बी का प्राइस हो जाएगा 3/5 इंटू 800। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0। तो ये हो गया आपका दोस्तों 16 दूनी 32, 320 रुपये, और इसका आ गया 16 3 48, 480 रुपये। तो अप्रॉक्सीमेटली 320 रुपीज़ और 480 रुपीज़ जो होंगे दोस्तों वॉचेस के प्राइस होंगे। वॉच ए का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 320 यानी कि 318.37 हो सकता है, और ये 480 यानी कि 481.63 हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। What are the average marks obtained by all the 7 students in physics rounded off to 2 digits after the decimal? ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछा गया कि एवरेज मार्क्स जो ऑब्टेन करे हैं 7 के 7 स्टूडेंट ने फिजिक्स में मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो ये हुए हैं। और पूछा गया है कि ये एवरेज क्या होगा इनका। तो आपको दिए गए दोस्तों 80 मार्क्स दिए हैं। पहले अंकित ने 80 लिए, अमन ने 90, आयुष ने 70, रोहित ने 80, देन तन्वी ने 65 एंड तरुण ने 85, और मुस्कान जो है काफ़ी कम मार्क्स लाई, वो 50 मार्क्स ही लेकर आ पाई। तो दोस्तों अब अगर इनका हम टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 + 5 10, यूनिट डिजिट हमने ऐड कर ली, 10 आ गया। अब 10 प्लेस को ऐड करते हैं, 8 + 9 17, 9 8 17, 17 और 7 जो हो जाएगा आपका 24, 24 + 8 हो जाएगा आपका 32, 32 + 6 38, 38 + 8 हो जाएगा आपका 46, 46 + 5 हो जाएगा आपका 51। तो 510 हो गया दोस्तों, टोटल आ गया आपका 520। तो टोटल 520 मार्क्स हैं जो स्कोर हुए हैं फिजिक्स में, और टोटल कितने स्टूडेंट्स के द्वारा हुए हैं? 7 स्टूडेंट के द्वारा। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 42 स्टूडेंट्स, 7 × 7 = 49, और बचा 30, 7 × 4 = 28, और ये आपका बचा 20। तो आपका आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, और 74.2% के अप्रॉक्सीमेटली आएगा दोस्तों। ये आपका जो आंसर आ रहा है वो परसेंटेज नहीं दोस्तों, मार्क्स हैं यहाँ पर 74.2 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मार्क्स हैं। तो 74.2 के अप्रॉक्स जो है दोस्तों कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये एक्चुअली में एसएससी ने गलत क्वेश्चन पूछा दिया था। आपका टोटल कोई भी ऑप्शन जो है इनमें से मैच नहीं कर रहा है। तो 74.2 एक्चुअल में आंसर 74.2 मार्क्स है दोस्तों। तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है आपका रॉन्ग क्वेश्चन, सबको मार्क्स अवार्ड होंगे दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इफ इन 13 years a fixed sum doubles at simple interest, what will be the interest rate per year? तो यहाँ पर कहा गया अगर P अमाउंट है तो P अमाउंट 2P हो जा रहा है 13 ईयर्स में, और आपको पूछा गया कि रेट कितना हुआ है यहाँ पर। तो आपको पता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT/100, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 13 साल में? P का इंटरेस्ट मिल गया टोटल 13 साल में। तो P = आपका प्रिंसिपल, स्टार्टिंग प्रिंसिपल P ही था, R कितना हो गया आपको R निकालना है, टाइम है आपका 13 ईयर्स अपॉन 100। तो रेट आपका यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 100/13%। ये आपका आ गया दोस्तों 13 × 7 = 91, 91 के बाद बचा 90। तो आपका आ जाएगा दोस्तों अगेन
अगर हम 90 को 91 ही मान लें तो 13 7 91, तो अप्रॉक्सीमेटली 7.7% आ रहा है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB is the diameter of a circle with center O. The tangents at point C on the circle meet AB produced at Q. If angle CAB goes to 42 degree, then what is the measure of angle CQA? तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसकी फिगर। अब आपको कहा गया कि एक सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है और उसका सेंटर सर्कल का O है। The tangent at point C on the circle meets AB produced at Q. तो AB को अगर आप प्रोड्यूस करो Q पॉइंट तक, और आपका एक टेंजेंट है पॉइंट C पे जो मीट करेगा आपका Q पॉइंट में, तो ये पॉइंट हो गया आपका C। अब आपको बोला गया व्हाट इज द O, इससे पहले बोला गया है इफ एंगल CAB गोज टू 42 डिग्री, एंगल CAB, अगर आपका एंगल CAB 42 डिग्री है तो आपको बताना है कि CQA एंगल जो है आपका वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अगर आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें, हम C को O से मिला दें तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। सही बात है दोस्तों। अगर आप किसी भी सेक्टर से सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं और एक एंगल बनाते हैं आप सर्कमफ्रेंस पे, तो जो सेंटर पे एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का ट्वाइस हो जाता है, यानी कि 2 × 42 यानी कि हो जाएगा आपका 84 डिग्री। सही बात दोस्तों। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का, एक्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पता लग गया दोस्तों, जो आपका एंगल CQA होगा वो हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 प्लस 84, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 174, दैट विल बी 6 डिग्री। तो 6 डिग्री होगा एंगल Q की वैल्यू 6 डिग्री है दोस्तों, और 6 डिग्री है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालाइजर, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन क्या कहा गया आपको? वेरी इजी क्वेश्चन एंड द रिपीटेटिव मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा दोस्तों। इसमें कहा गया x³ + y³ + z³ - 3xyz की वैल्यू आप बता दो। तो करना क्या होता है, सबसे पहले आप x + y + z के होल स्क्वायर की वैल्यू से आप यहाँ से x² + y² + z² की वैल्यू निकालोगे। ये फॉर्मूला होता है x² + y² + z² + ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx। ये वैल्यू दी गई है आपको 10, और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। यहाँ से आपका x² + y² + z² + ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx कितना है दोस्तों? ये है आपका 15, तो 2 × 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 30। तो आपका यहाँ से आ जाएगा x² + y² + z² इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से 70 आ गया दोस्तों। अगर ये 70 आ गया दोस्तों तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? AQ + BQ + CQ - 3ABC की वैल्यू क्या होती है? A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों इसकी वैल्यू x + y + z, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 10 आ गई, इंटू x² + y² + z² यानी कि आपका ये 70 आ गया, माइनस xy - yz - zx यानी कि -15 और लिख दीजिए दोस्तों। ये आपका आ गया 10 इंटू ये हो गया आपका 55। तो टोटल 550 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन के साथ टोटल जो आपके क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म हो गए हैं दोस्तों। क्वांट सेक्शन हमने कंप्लीट करा दिया है। जो पेपर हुआ था आपका 7 मार्च आफ्टरनून शिफ्ट में। तो अगर आपको फिर भी इन 25 क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं किसी को भी डाउट रहा होगा, क्योंकि मैं डाउट छोड़ता नहीं हूँ दोस्तों अपनी क्लास में। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्लास में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस क्लास से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड जो लोग अभी नए हैं और हमारे वीडियो नोटिफिकेशंस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।